ओके जी, सो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक हम स्टार्ट ऑफ करेंगे दैट इज़ IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अच्छा, मैं IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के हवाले से एक बात कर दूं कि जो तमाम के तमाम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, उन तमाम के तमाम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में वन ऑफ द बेसिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज़ दिस IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। यानी कि ये बेसिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है और मैं समझता हूँ कि ये वो स्टैंडर्ड है जो आपको ज़िंदगी भर साथ नहीं छोड़ेगा। ये वो स्टैंडर्ड है जो अगर आज आप पढ़ेंगे तो जब आप 50, 55, 60, 65, 70 साल के भी हो जाएंगे और अगर आप किसी न किसी दर्जे में अकाउंटेंसी के प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते होंगे तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपकी जान नहीं छोड़ेगा। क्यों? इट्स वन ऑफ द बेसिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। थोड़ा मैं बैकग्राउंड बता देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के। इसका बैकग्राउंड एक्चुअली क्या है, देखें, हम जब बेसिक अकाउंटिंग पढ़ते हैं तो उस बेसिक अकाउंटिंग के अंदर हम एक बात ये डिस्कस करते हैं कि आपके जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो आपके एक्सपेंडिचर्स दो तरह के होते हैं। वो क्या दो तरह के होते हैं? वन ऑफ देम इज़ कंसिडर्ड टू बी योर कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर एंड द अदर वन ऑफ देम इज़ कंसिडर्ड टू बी द रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर। सो जब भी हम बेसिक अकाउंटिंग पढ़ते हैं तो हम ये दो बात पढ़ते हैं, वो ये है कि आपका जो एक्सपेंडिचर है वो या तो कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर होगा या फिर आपका एक्सपेंडिचर जो है वो रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर होगा। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज दिस कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर, व्हाट एग्जैक्टली इज दिस रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर? तो कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर के बारे में हमको पता है कि कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर कि जिस एक्सपेंडिचर का मोर देन 1 ईयर बेनिफिट मिलेगा, जिस एक्सपेंडिचर का मोर देन 1 ईयर बेनिफिट मिलेगा उस एक्सपेंडिचर को हम कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर कहते हैं। और रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर क्या होता है कि जिसका बेनिफिट हमें फॉर लेस देन 1 ईयर मिलेगा तो उस स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर को हम क्या कहते हैं? हम रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर कहते हैं। कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर्स की जो मुख्तलिफ तरह की एग्जाम्पल्स होती हैं वो मुख्तलिफ तरह की एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? तो आप देखें, आपने अगर कोई नॉन करंट आपने कोई एसेट ले लिया, आपने कोई एसेट ले लिया, आपने कोई एक एग्जिस्टिंग एसेट को अपग्रेड करवा दिया, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है, ये तमाम की तमाम चीज़ें आपके कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में फॉल करती हैं। तो जब हम बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर तो याद रखिएगा कि कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं? वो तमाम एक्सपेंडिचर जो कि 1 साल से ज़्यादा अरसा आपको बेनिफिट देंगे, दे आर गोइंग टू बी टर्म्ड एज कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर्स की एग्जांपल्स क्या होती हैं कि आपने अगर कोई अपनी मशीनरी का रिपेयर करवा लिया, आपने कोई मेंटेनेंस करवा ली, आपने कोई जो है वो माइनर सी अपग्रेडेशन करा ली जो कि कोई बहुत ज़्यादा मायने खेज नहीं है, तो ये तमाम की तमाम चीज़ें रेवेन्यू नेचर की एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन के अंदर फॉल कर जाती हैं। So you've got a capital nature expenditure, you've got a revenue nature expenditure, that is what it is all about. अच्छा जी, अब मज़ीद बात करते हैं और मज़ीद डिस्कशन करते हैं कि मज़ीद मामला क्या है और क्या नहीं है। तो उस पर मैं आपको देखें थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करता हूँ। ये जो कैपिटल नेचर और जो रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर है इसकी हम बेसिक अकाउंटिंग में जब डिस्कशन करते हैं तो बेसिक अकाउंटिंग में हम डिस्कशन ये करते हैं कि भाई जो कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर होगा उसको आप क्या करेंगे? उसको आप एज एन एसेट रिकॉर्ड कर देंगे और जो रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर होगा उस रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर को आप एज एन एक्सपेंस लेके चले जाएंगे P&L में। और मज़ीद हम बेसिक अकाउंटिंग पढ़ते हुए एक बात और ये करते हैं कि जब आपने कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर को एज एन एसेट बुक कर दिया तो एज एन एसेट बुक करने के बाद अब आप क्या करेंगे? एज एन एसेट बुक करने के बाद अब आप ये करेंगे कि अब आप इस कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर को सब्सिक्वेंटली डेप्रिशिएट करेंगे। डेप्रिशिएट करेंगे अगर तो इफ़ इट्स लाइफ इज एस्टिमेटेड रिलायबली, तो अगर तो इस स्पेसिफिक एसेट की लाइफ आप रिलायबली एस्टिमेट कर सकते हैं तो रिलायबली एस्टिमेट कर सकते हैं तो उस केस में आप क्या करेंगे? आप इसको डेप्रिशिएट करेंगे। अच्छा, ये हमने क्या करा है? ये हमने बेसिक अकाउंटिंग पढ़ते हुए जब हम कैपिटल नेचर को, जब हम रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर को पढ़ते हैं तो उस बेसिक अकाउंटिंग के अंदर ये चीज़ें हम पढ़ते हैं।
Now let's move a bit forward, let's talk a bit further. Basically जो IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, वो IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो इंट्रोड्यूस कराया गया, वो IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ये कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर की अकाउंटिंग को एक्सप्लेन करने के लिए इंट्रोड्यूस कराया गया. क्या मतलब ये है कि भाई अगर तुम कोई ज़मीन खरीद रहे हो, अगर तुम कोई बिल्डिंग खरीद रहे हो, अगर तुम कोई मशीन खरीद रहे हो, अगर तुम कोई गाड़ी खरीद रहे हो, अगर तुम कोई मोटर बाइक खरीद रहे हो, अगर तुम कोई जो है वो ट्रक खरीद रहे हो, तो ये तमाम की तमाम चीज़ों की अकाउंटिंग किस तरीके से करनी चाहिए, किस तरीके से नहीं करनी चाहिए, इसकी गाइडेंस आपको देगा IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. अच्छा भाई, तो मैंने आपसे कहा कि इसकी गाइडेंस आपको कौन देगा? IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट. तो आप देखें, एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी आप कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ेंगे तो हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर जो है ना वो आपको एक कंटेंट का पेज मिलेगा. आई रिपीट, हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर आपको एक कंटेंट का पेज मिलेगा. क्या कंटेंट का पेज मिलेगा? ये तमाम की तमाम चीज़ें जो कि इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर अवेलेबल हैं, सो आपको कंटेंट का पेज मिलेगा. तो मैं आपको थोड़ा सा इन जनरल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के कंटेंट के बारे में बता देता हूँ कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बेसिक कंटेंट में होता क्या क्या है. तो अगर मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बेसिक कंटेंट की बात करूँ तो हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर आपके पास सबसे पहली चीज़ तो होती है स्कोप पैराग्राफ. ये स्कोप पैराग्राफ क्या होता है? ये स्कोप पैराग्राफ आपको बताता है इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की एप्लीकेबिलिटी, कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस किस पे अप्लाई होता है, किस किस तरह से अप्लाई होता है. ये आपको स्कोप पैराग्राफ बताता है कि किन किन चीज़ों पे ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई होगा. नंबर 2 पॉइंट जो है ना वो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर एक पैराग्राफ मिलेगा विच इज़ अबाउट द डेफिनेशंस पैराग्राफ. तो हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर कुछ टर्मिनोलॉजीज़ ऐसी होती हैं जो कि टर्मिनोलॉजीज़ एक्सप्लेन्ड होती हैं. आई रिपीट, कुछ टर्मिनोलॉजीज़ ऐसी होती हैं जो कि एक्सप्लेन्ड होती हैं इन डिटेल. तो जो टर्मिनोलॉजीज़ एक्सप्लेन्ड होती हैं वो तमाम की तमाम टर्मिनोलॉजीज़ जो है वो यहाँ पे डेफिनेशंस की अंदर आपको मिलेंगी. तो हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में रेफ़र की गई टर्मिनोलॉजीज़, एक्सप्लेन की गई टर्मिनोलॉजीज़ आपको डेफिनेशन के पैराग्राफ्स के अंदर मिलेंगी. देन फिर उसके बाद जो है हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर, या हर तो नहीं कहूँगा, मेजॉरिटी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर एक और एरिया होता है विच इज़ अबाउट द रिकग्निशन. तो रिकग्निशन का मतलब ये होता है कि किसी भी एसेट को, किसी भी लाइबिलिटी को, किसी भी इनकम को, किसी भी एक्सपेंस को आप अपने अकाउंटिंग बुक्स के अंदर, आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर रिकग्नाइज कब करेंगे, उसकी गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए रिकग्निशन के पैराग्राफ्स होते हैं जो कि बताते हैं कि एक एसेट, एक लाइबिलिटी, एक इनकम, एक एक्सपेंस किस तरीके से किस वक्त रिकग्नाइज हो सकता है. देन अगर हम मज़ीद बात करें तो मज़ीद बात आपके पास को इस तरीके से है कि यूजुअली एक एरिया होता है, इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि मेजरमेंट का एक पैराग्राफ्स होते हैं. वो मेजरमेंट के जो पैराग्राफ्स होते हैं वो डिपेंडिंग अपॉन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो किस चीज़ के ऊपर है, वो मेजरमेंट के पैराग्राफ्स यूजुअली 2 चीज़ों को कवर करते हैं. वो क्या 2 चीज़ों को कवर करते हैं मेजरमेंट के पैराग्राफ्स, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. वो मेजरमेंट के पैराग्राफ्स 2 चीज़ों को जो कवर करते हैं, वो 2 चीज़ों को ये कवर करते हैं कि वन ऑफ देम इज़ कंसिडर्ड टू बी, आई रिपीट, वन ऑफ देम इज़ कंसिडर्ड टू बी द इनिशियल मेजरमेंट, and the second one of them is considered to be the subsequent measurement. So मैं रिपीट करता हूँ, आपके पास मेजरमेंट के पैराग्राफ्स होते हैं और वो मेजरमेंट के पैराग्राफ्स आपको बताते हैं कि इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के तहत, आई रिपीट, वो मेजरमेंट के पैराग्राफ्स आपको बताते हैं कि इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के तहत, इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के तहत जो है आप किसी भी चीज़ को जब मेजर करेंगे तो इनिशियली कैसे मेजर करेंगे, सब्सिक्वेंटली कैसे मेजर करेंगे. दैट इज समथिंग दैट द मेजरमेंट पैराग्राफ्स एक्चुअली टेल. नेक्स्ट जो उसके बाद बात करते हैं दैट इज एक्चुअली गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज
Derecognition paragraphs. Now what exactly do you mean by derecognition? तो उस derecognition को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि derecognition का कॉन्सेप्ट एक्चुअली क्या होता है. Derecognition का कॉन्सेप्ट सिंपली ये होता है कि आप क्या करते हैं, आप एक एसेट को, एक लाइबिलिटी को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जो रिमूव करते हैं, वो रिमूव करने को हम कहते हैं डीरेकग्निशन. आप एक एसेट को, एक लाइबिलिटी को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जो रिमूव करते हैं, उस रिमूव करने को हम कहते हैं डीरेकग्निशन. और आखिरी पैराग्राफ जो आते हैं वो आते हैं डिस्क्लोजर्स के. व्हाट एग्जैक्टली आर दीज डिस्क्लोजर्स? सो डिस्क्लोजर्स मेजरली जो रेफर करते हैं वो नोट्स टू द अकाउंट्स को रेफर करते हैं कि आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगी, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो मुख्तलिफ तरह के नोट्स होंगे, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन में जो नोट्स दिए जाएंगे, उन नोट्स के ऊपर जो गाइडेंस है वो डिस्क्लोजर के पैराग्राफ्स देते हैं. तो अगर हम किसी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के एतबार से बात करेंगे तो हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर आपको ये 4, 5, 6 चीज़ें मिलेंगी, विच इंक्लूड्स द स्कोप पैराग्राफ, विच इंक्लूड्स द इनिशियल मेजरमेंट पैराग्राफ्स, विच इंक्लूड्स द सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, और फिर उसके साथ साथ जो है वो रिकग्निशन, डीरिकग्निशन, और एंड में जाके आपका डिस्क्लोजर. ये तमाम की तमाम चीज़ें आपको मिलेंगी. अब अगर भाई यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो प्लीज़ पूछ ले, और एल्स आई एम गोइंग टू मूव फॉरवर्ड. ओके जी, आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं द नेक्स्ट थिंग विच इज़ बेसिकली अबाउट दिस IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. मैंने आपसे कहा कि भाई जो IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है वो क्या करता है. IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, अगर तुम्हारे पास ज़मीन है, तुम्हारे पास जो है वो बेसिकली बिल्डिंग है, मशीन है, गाड़ी है, बाइक है, यानी कि हर तरह का जो तुमने कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर किया हुआ है, उस कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर की अकाउंटिंग करने के लिए IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वाज एक्चुअली इंट्रोड्यूस. तो अब अगर हम बात करें यहाँ पे वन बाय वन इसको ज़रा डिस्कस करना शुरू करें, तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई एक होता है स्कोप पैराग्राफ, कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस पे एप्लीकेबल है, डेफिनेशंस होती हैं. मैं अभी स्कोप की बात नहीं कर रहा, वो आपके लिए बहुत आगे की बात है. मैं अभी फॉर द टाइम बिंग डेफिनेशंस की बात करूँगा यहाँ पे IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर. तो अगर मैं डेफिनेशंस की बात करता हूँ तो सबसे पहले लेट्स हैव अ बिट ऑफ अ टॉक अबाउट दिस डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, कि इसकी डेफिनेशन एक्चुअली है क्या. ओके जी, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन क्या कहती है. वो डेफिनेशन ये कहती है कि जी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या हैं. प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आर टेंजिबल आइटम्स. यानी टेंजिबल आइटम्स का मतलब ये है कि आप जिसको फिजिकली टच कर सको, जिसको आप फिजिकली टच कर सको, जिस चीज़ को आप फिजिकली टच कर सको, दैट इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज टेंजिबल आइटम. सो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, डेफिनेशन का एलिमेंट, कि दे आर द टेंजिबल आइटम्स दैट आर हेल्ड फॉर यूज इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज. दैट आर हेल्ड फॉर यूज इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज. मतलब मिसाल मैं आपको दे देता हूँ कि अगर लेट्स से कि आप एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपने अगर मशीन रखी हुई है, तो मशीन क्यों रखी हुई है. मशीन इसलिए रखी है ताकि आपकी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हो सके, ताकि आप अपने प्रोडक्ट्स को मशीन के थ्रू मैन्युफैक्चर कर सको. तो मशीन है टेंजिबल आइटम, और इसलिए यूज़ हो रहा है कि उसको मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स के लिए यूज़ किया जाए, और फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स और द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, फॉर रेंटल टू अदर्स और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेज. ये 3-4 बातें. आप PIA हैं, और बीइंग अ PIA आपके पास जो है वो प्लेन्स हैं मुख्तलिफ. तो ये मुख्तलिफ प्लेन्स किस लिए हैं? ये मुख्तलिफ प्लेन्स लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए. आई रिपीट, ये मुख्तलिफ प्लेन्स किस लिए हैं? ये लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, कि भाई इन प्लेन्स के थ्रू आप लोगों को इधर से उधर जो है वो ट्रेवल करवाएंगे, आप उनको एक जगह से दूसरी डेस्टिनेशन तक लेके जाएंगे, एंड दैट इज़ गोइंग टू हेल्प देम आउट. दे विल पे फॉर यू, दे विल पे यू फॉर द सर्विसेज, एंड यू विल प्रोवाइड द सर्विसेज.
तो ये जो आपके लिए जहाज़ है, ये आपके लिए जहाज़ एक टेंजिबल आइटम है और प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की डेफिनेशन का दूसरा एलिमेंट भी मीट करता है कि दे आर हेल्ड फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज। नंबर 3, फॉर रेंटल आउट टू अदर्स। रेंटल आउट टू अदर्स का मतलब क्या होता है? अक्सर और बेशतर बिजनेसेस क्या करते हैं, उन्होंने मशीनें ली हुई होती हैं, जनरेटर्स लिए हुए होते हैं, गाड़ियाँ ली हुई होती हैं, ये तमाम की तमाम चीज़ों को उठाते हैं और उठा के रेंट आउट करते हैं। तो अगर आपके पास ये तमाम की तमाम चीज़ें और आप रेंट आउट करते हो, तो इस रेंट आउट करने के सिचुएशन के अंदर होता क्या है कि यू वुड बी सेइंग कि ये टेंजिबल आइटम्स है जिनको रेंट आउट करने के लिए रखा, या फिर फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस। जैसे फैक्ट्री बिल्डिंग होती है, फैक्ट्री ऑफिस वगैरह होती है, दे आर ऑल कंसिडर्ड एज एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स। आई रिपीट, जो फैक्ट्री बिल्डिंग वगैरह होती है, दे आर ऑल कंसिडर्ड एज एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट। और मजीद बात करते हैं, एंड आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज ड्यूरिंग मोर देन वन पीरियड, एंड आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज ड्यूरिंग मोर देन वन पीरियड। तो मतलब अगर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन देखी जाए, तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन में आपको की कंपोनेंट्स ये मिलेंगे कि ये टेंजिबल आइटम्स हैं। क्या है ये टेंजिबल आइटम्स हैं। अच्छा जी, नंबर 2 पॉइंट क्या है कि मोर देन 1 ईयर इसकी लाइफ है। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की डेफिनेशन का दूसरा एलिमेंट क्या है कि मोर देन 1 ईयर लाइफ है। और तीसरा एलिमेंट क्या है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की डेफिनेशन के लिए, कि आपने इसको बेसिकली प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के लिए रखा हुआ हो, या फिर आपने प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज के लिए रखा हुआ हो, या फिर आपने जो है वो रेंटल्स के लिए रखा हो, रेंटल टू अदर्स के लिए रखा हो, या फिर अल्टीमेटली जो है आपने एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए रखा हो। मैंने आपको एग्जांपल दे दी कि तमाम की तमाम एग्जांपल्स में क्या कुछ आ जाएगा। तो अगर आप पहली चीज़ देखें, तो आपने अगर कोई मशीन रखी हुई है, तो वो मशीन इज़ गोइंग टू बी द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। जी, अगर PIA है, उसने जहाज़ रखे हुए हैं, उसके पास एरोप्लेन्स हैं, वो एरोप्लेन्स फॉर द प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज हैं। अगर एक रेंटा कार बिजनेस है, तो रेंटा कार बिजनेस ने गाड़ियाँ रखी हुई हैं, वो गाड़ियाँ फॉर रेंटल आउट टू अदर्स है। अगर एक कंपनी है, उसने अपनी ऑफिस के लिए बिल्डिंग रखी हुई है, उसने अपनी फैक्ट्री के लिए बिल्डिंग रखी हुई है, ये तमाम की तमाम चीज़ें कहलाएंगी एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। तो बेसिकली प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट क्या है? टेंजिबल आइटम which is expected to last for more than 1 year, and ultimately it is held for either production of goods or for providing of services or for renting out to others or for administrative purpose। तो ये चीज़ है। अब अगर किसी को यहाँ तक सवाल है तो प्लीज़ पूछ ले, और else I am going to move forward। जी भाई, किसी को सवाल है तो प्लीज पूछ ले, और एल्स आई एम गोइंग टू मूव फॉरवर्ड। सही है। अच्छा भाई, ये आपसे रिक्वेस्ट भी है, आप प्लीज़ अपना नाम सही कर लीजिएगा ना फ्यूचर में रजिस्ट्रेशन के लिए। अभी आपने नाम तो थोड़ा अजीब सा ही रखा हुआ, बेटा ऐसा नाम नहीं रखो ना, तो ये मसले वाली बातें होती हैं। तो खैर एनीवेज, नाउ लेट्स मूव अ बिट फॉरवर्ड और लेट्स डिस्कस फर्दर। तो एक बात तो मैंने आपको प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की डेफिनेशन की बता दी कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट होता क्या है। अच्छा, अब मैं ज़रा थोड़ा सा आगे बढ़ूँगा, और आगे बढ़ते हुए मैं एक चीज़ और डिस्कस करूँगा विच इज़ अबाउट द स्कोप पैराग्राफ ऑफ दिस IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। तो IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का स्कोप पैराग्राफ क्या चीज़ है? ये स्कोप पैराग्राफ, जैसे मैंने आपसे कहा, ये आपको बताता है एप्लीकेबिलिटी, ये आपको बताता है कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस किस चीज़ के ऊपर एप्लीकेबल होगा। दैट इज़ व्हाट द स्कोप डिफाइंस। तो क्या चीज़ है जी? दिस स्टैंडर्ड शैल बी अप्लाइड इन अकाउंटिंग फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एक्सेप्ट when another standard requires or permits a different accounting treatment। तो आपने क्या करना है? आपने हम तमाम के तमाम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के ऊपर ये IAS 16 अप्लाई करना है, अनलेस एंड अनटिल कोई और स्टैंडर्ड अप्लाई होता हो उसके ऊपर, वरना आपने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट अप्लाई करना है। अब मैं आपको इसकी छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ
कि एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जिसका नाम है IAS 40, और वो जो IAS 40 है वो क्या बताता है? वो IAS 40 बात करता है अबाउट द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो मैं रिपीट करता हूँ, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जिसका नाम है IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अब IAS 40 की डेफिनेशन क्या है उसको समझना। IAS 40 कहता है कि जी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या है? अगर एक लैंड हो या फिर बिल्डिंग हो या फिर कोई लैंड एंड बिल्डिंग हो या इनका कोई पार्ट हो, मतलब मिसाल है आपके पास ज़मीन है, मिसाल है आपके पास कोई फ्लैट है, मिसाल है ज़मीन भी आपकी उस पर बिल्डिंग भी आपकी, तो दैट्स लैंड एंड बिल्डिंग। तो अगर कोई ज़मीन हो या कोई बिल्डिंग हो या कोई ज़मीन और बिल्डिंग का हिस्सा हो जिसको कि आपने रखा हो किस पर्पस के लिए? हेल्ड फॉर रेंटिंग आउट टू अदर्स और फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन पर्पस मैं आपको देकर समझाता हूँ। अक्सर लोग है ना ज़मीन खरीदते हैं इस पर्पस के लिए, भाई यार वैल्यू बढ़ जाएगी, रख लो, 2 साल में वैल्यू बढ़ जाएगी, 3 साल में वैल्यू बढ़ जाएगी, 5 साल में वैल्यू बढ़ जाएगी। तो आपने अगर इस पर्पस के लिए ज़मीन ली है तो इस पर्पस के लिए ज़मीन लेना इस कैपिटल एप्रिसिएशन। नंबर 2, अक्सर आप जो ना वो क्या करते हो, आप ज़मीन लेते हो या बिल्डिंग लेते हो और लेके आगे किराए पे चढ़ाने के लिए रखते हो। आप कहते हो यार किराए पे दूंगा, किराया आता रहेगा, मज़े आते रहेंगे। तो अगर किराया आता रहेगा, मज़े आते रहेंगे, सो दैट मीन्स दैट इज़ फॉर रेंटिंग आउट टू अदर्स। अब देखिए बात सुनिए, एक लैंड है या बिल्डिंग है, वो टेंजिबल भी है, वो लैंड और बिल्डिंग जो है वो मोर देन 1 ईयर भी लास्ट करेगा, और उसको आपने अगर रेंटल पर्पस के लिए भी रखा है, लेकिन वो सब कुछ होने के IAS 16 के डेफिनेशन मीट करता है। लेकिन एक और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जिसका नाम है IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, जो कहता है जी अगर लैंड है और बिल्डिंग है जिसको तुमने रेंटिंग के लिए रखा है तो वो IAS 40 के अंडर अकाउंटिंग होगी, वो IAS 16 के अंडर अकाउंटिंग नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि स्कोप पैराग्राफ को समझना ज़रूरी है। हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के स्कोप को समझना ज़रूरी है कि स्टैंडर्ड अप्लाई किस पे होता है, हर चीज़ पे अप्लाई नहीं होता। तो IAS 16 क्या कह रहा है? IAS 16 कहता है कि जी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो है ना उसके अंदर क्या बात कर रहा है? कह रहा है कि जी IAS 16 अप्लाई होगा हर प्रॉपर्टी, हर प्लांट, हर इक्विपमेंट पे, सिवाय उसके जिस पे कोई और स्टैंडर्ड अप्लाई होता हो। सही है? सो यहाँ पे स्पेसिफिकली इसने कुछ बातें करी हुई कि दिस स्टैंडर्ड डज नॉट अप्लाई टू व्हाट नाउ। तो ये कुछ चीज़ें आपके कोर्स में नहीं है, ये भी कोर्स में नहीं है, ये भी कोर्स में नहीं है, बट मोटा मोटा बात कर देता हूँ। ये जैसे C और D की बात कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ एक्सप्लोरेशन फॉर एंड एवेल्यूएशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर जी एक्सप्लोरेशन फॉर एंड एवेल्यूएशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, मतलब इसका ये हुआ मेरे भाई कि बहुत सारी कंपनीज होती हैं जिनके पास मिनरल रिसोर्सेज होते हैं, ज़मीन होती है, तेल निकालने का राइट होता है, वहाँ से कॉपर निकालने का राइट होता है, गोल्ड निकालने का राइट होता है, कोल निकालने का राइट होता है। तो वो राइट्स जो ज़मीन है क्या वो IAS 16 पे अप्लाई होगा? उस पर नहीं। IFRS 6 एक और स्टैंडर्ड है जो अप्लाई होगा, ऑल्दो आपके कोर्स में नहीं है, बट समझाने वाली बात है। कह रहा है सारे स्टैंडर्ड अप्लाई होंगे सिवाय उसके जहाँ पे एक और स्टैंडर्ड को ट्रीटमेंट देता है, और मजीद ये चीज़ें जिस पर IAS 16 अप्लाई नहीं होता। तो देखें बातें कर दी। उसके बाद एक और चीज़ है, बायोलॉजिकल एसेट्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल एक्टिविटी अदर देन बेयर प्लांट्स। देखें मैं छोटी सी बात करता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसको कंक्लूजन पे लेके जाऊँगा। ज़रा सोचें कि आपका एक डेयरी फार्म है, ज़रा सोचें आपका एक डेयरी फार्म। अगर आपका भाई डेयरी फार्म है तो डेयरी फार्म में क्या होता है? डेयरी फार्म में गायें होगी, भैंसें होंगी,
बकरे होंगे, बकरियां होंगी, एक्सेट्रा, इस तरह से होगा ना। अच्छा, अगर हम 2 मिनट के लिए बात करें, एक ज़रा 2 मिनट के लिए सोचना, आप क्या अज्यूम करें कि एक भैंस है। अगर आपके पास एक भैंस है तो क्या वो भैंस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन मीट करती है या नहीं करती, ये बात समझने की है। सबसे पहले, क्या वो टेंजिबल आइटम है? यस है। अच्छा, क्या वो 1 साल से ज़्यादा अर्सा चलेगा? हाँ चलेगा। अच्छा भाई, और किस पर्पस के लिए? फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। दूध है ना, दूध निकालने के लिए रखा है ना भैंस को। तो ये तो भैंस तो एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन मीट कर गई। तो भैंस की अकाउंटिंग तो IAS 16 में होनी चाहिए। लेकिन भाई मसला ये है कि IAS 16 का स्कोप पैराग्राफ कहता है कि जो भी बायोलॉजिकल एसेट्स हैं, एक्सेप्ट फॉर बेयरर प्लांट्स, वो क्या होते हैं बाद में बात करेंगे, जो भी बायोलॉजिकल एसेट्स हैं वो IAS 41 में अकाउंटिंग होगी। यानी कि ये जो बफलो है ये IAS 41 में फॉलो करती है, इसकी अकाउंटिंग 41 में होगी। Although it meets the definition of a tangible item, but again this buffalo falls under IAS 41, therefore इस पे 16 अप्लाई नहीं होगा। So देखें, हमने अभी इस वक्त IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की शुरुआत करी है और हमने IAS 16 पढ़ते हुए एक बात समझ ली है कि हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है और डेफिनेशंस के साथ स्कोप इंपॉर्टेंट है कि जी ये स्टैंडर्ड किस चीज़ को क्या एक्सप्लेन करता है और एट द सेम टाइम एप्लीकेशन क्या बताता है कि ये स्टैंडर्ड किस 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 चीज़ पे एप्लीकेबल। तो भाई यहाँ तक क्लियर है? अगर किसी को सवाल है तो प्लीज़ पूछ लें, और एल्स मैं फिर आगे बढ़ूँगा। जी भाई, किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ लें। भाई सोए रहोगे तो कैसे काम चलेगा? सोए रहोगे तो कैसे काम चलेगा? पार्टिसिपेट करो ना, इंटरैक्टिव हो थोड़ा सा। अच्छा देखें, बात सारी है, क्वेश्चन में मेंशन नहीं होगा कि कौन सा स्टैंडर्ड लगेगा, बट द पॉइंट इज कि आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा कौन सा स्टैंडर्ड पड़ेगा। जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे आपको पता लग जाएगा, जी ये तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की बात हो रही है, जी ये तो बायोलॉजिकल एसिड की बात हो रही है, आपको पता लग जाएगा।